Good morning, everyone. I am Ruhi Fatma from Department of Teacher Training and Non-Formal Education, Jamia Millia Islamia. Let's learn मैथमेटिक्स पेडागोजी के अंदर आज हम बात करेंगे असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन पर। इसके अंदर हम जो बात करेंगे वो पहली होगी कॉन्सेप्ट ऑफ असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन, टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन, असेसमेंट एज, ऑफ एंड फॉर लर्निंग, objective assessment, development of tools for objective assessment and innovative classroom assessment strategies. आइए एक एक कर इन पर बात करते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन को समझने के लिए हमें कुछ टर्म्स को समझना पड़ेगा। वो टर्म्स हैं टेस्ट, टेस्टिंग, एग्जामिनेशन, मेजरमेंट, असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन। आइए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला टेस्ट। व्हाट इज अ टेस्ट? Test is a tool to measure knowledge, understanding, application, skills of different subject. हाँ? और होता क्या है? ठीक है, एज ए टूल हम उसको यूज करते हैं, पर व्हाट इज अ टेस्ट? तो हम देखते हैं टेस्ट में होता क्या है, क्वेश्चंस होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि टेस्ट इज अ सेट ऑफ क्वेश्चंस और अ सीरीज ऑफ क्वेश्चन। सेकेंड टर्म थी हमारी टेस्टिंग। व्हाट इज टेस्टिंग? Testing is the process of administering the test, मार्किंग एंड स्कोरिंग। जो टेस्ट हमने बनाया है, जो सेट ऑफ क्वेश्चंस हमने लिए हैं, बनाए हैं, उसको एडमिनिस्टर करना, फिर उसको चेक करना, उसको स्कोरिंग करना, उसकी मेरिट लिस्ट बनाना, वो पूरा सारे काम जो है वो आपकी टेस्टिंग के अंडर आते हैं। वो पूरा प्रोसेस जिसमें हम टेस्ट बनाते हैं, एडमिनिस्टर करते हैं, मार्किंग करते हैं, वो सारी पूरा प्रोसेस जो है वो टेस्टिंग के अंदर आता है। फिर हम बात करते हैं, अगली टर्म है हमारी एग्जामिनेशन। अब व्हाट इज एग्जामिनेशन? एग्जामिनेशन इज द सीरीज ऑफ टेस्ट कंडक्टेड एट अ फिक्स्ड टाइम, जैसे टर्म एंड एग्जाम। अब एग्जामिनेशन और टेस्टिंग में क्या फ़र्क है? मेन फ़र्क ये कि एग्जामिनेशन में जो है वो एक सेट ऑफ सीरीज ऑफ टेस्ट होते हैं, है ना, और जो कि एक पर्टिकुलर टाइम में हो रहे हैं ना। जैसे हमारे टर्म एंड एग्जाम्स होते हैं, अभी सेमेस्टर के एग्ज़ाम ख़त्म होने शुरू होने वाले हैं, तो एक पर्टिकुलर 2 वीक में 3 वीक में हम अलग अलग क्लासेस के नंबर ऑफ अलग अलग पेपर्स के हम एग्ज़ाम्स लेते हैं, टेस्ट लेते हैं, है ना। तो वो जो सीरीज ऑफ टेस्ट है जो कि एक पर्टिकुलर टाइम में कंडक्ट होती है, उस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं एग्जामिनेशन। इसमें एक पर्टिकुलर फॉर्मेट भी होता है पेपर्स का। जैसे अगर दो क्रेडिट के पेपर हैं तो उसमें आप 3 क्वेश्चन बनाएंगे, 4 क्रेडिट के क्वेश्चन पेपर है तो आप उसमें 5 क्वेश्चन बनाएंगे। टेस्ट में ऐसा कोई फिक्स फॉर्मेट नहीं होता है, वो टीचर पे डिपेंड करता है, सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है। वो 1 क्वेश्चन लेगा, 2 क्वेश्चन लेगा, 4 क्वेश्चन लेगा, कितना यूनिट लेगा। एग्जाम में आपका पूरा सिलेबस वो भी फिक्स्ड होता है। तो ये हुआ एग्जामिनेशन, टेस्टिंग एंड टेस्ट। आगे बढ़ते हैं, अगली टर्म है हमारी मेजरमेंट। तो मेजरमेंट क्या है? बेसिकली जब हम किसी परफॉर्मेंस को, किसी बच्चे की परफॉर्मेंस को, लर्नर की परफॉर्मेंस को, या किसी क्वालिटी को हम जब नंबर्स में डिस्क्राइब करते हैं तो उसको हम कहते हैं मेजरमेंट। यानी कि ये आंसर करता है हाउ मच। फॉर एग्जाम्पल, किसी की हाइट है 5 फीट, वेट है 25 kg, मार्क्स आए 7 मार्क्स। तो हम देख रहे हैं 5 फीट, 25 kg, 7 मार्क्स, यानी कि कुछ नंबर है और उसके साथ कुछ यूनिट है। तो जब हम मेजरमेंट करते हैं तो उसमें हम जब हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं परफॉर्मेंस को, तो नंबर और यूनिट की हेल्प से करते हैं। अगला टर्म है हमारी असेसमेंट। अब असेसमेंट क्या होता है? जब हम मेजरमेंट को कुछ मीनिंग देते हैं तो उसको हम कहते हैं असेसमेंट। फॉर यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू जब हम देते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू को जब हम कोई वैल्यू देते हैं और वो हमारा कुछ मीनिंग बनता है, कोई सेंस बनता है, तो उसको हम कहते हैं असेसमेंट। फॉर एग्जांपल, जैसे अभी मैंने कहा था 5 फीट। अगर मैं कहूँ कि 5 फीट जो है किसी 20 ईयर ओल्ड गर्ल की हाइट है, तो उसका आप लोगों का रिएक्शन होगा कि एवरेज हाइट है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि 5 फीट ये जो है किसी 20 ईयर ओल्ड बॉय की है, तो आप कहेंगे थोड़ा छोटा रह गया, है ना। तो ये ठीक है, एवरेज है, अच्छा है, बुरा है, ये हम मीनिंग दे रहे हैं अपने मेजरमेंट को। तो जब हम मीनिंग देते हैं अपने मेजरमेंट को तो उसको हम कहते हैं असेसमेंट। यहाँ फोकस जो है वो इम्प्रूवमेंट पर होता है। अगली टर्म है हमारी इवैल्यूएशन। Evaluation is a comprehensive term which includes measurement and also qualitative description of pupil behavior.
है ना। जब हम फाइनल जजमेंट करते हैं, नंबर ऑफ सेवरल असेसमेंट की बेसिस पर जब हम कोई फाइनल ओपिनियन देते हैं, फाइनल जजमेंट देते हैं, तब हम कहते हैं कि ये इवेल्युएशन है। फॉर एग्जांपल, एक कोई स्टूडेंट है, उसने टेस्ट दिया, तो उसका फर्स्ट टेस्ट में उसके मार्क्स आए, फॉर एग्जांपल 3 मार्क्स आए, 3 आउट ऑफ 10 मार्क्स आए, है ना। तो सेकेंड टेस्ट दिया उसने, तो उसका आया 5 आउट ऑफ 10। थर्ड टेस्ट दिया तो उसका आया 7 आउट ऑफ 10। तो पहले में 3, देन 5, देन 7। तो इन 3 असेसमेंट्स की बेस पर हम कह सकते हैं कि शी हैज़ कैपेसिटी, शी इम्प्रूव्स। तो ये क्या है, हमारा फाइनल ओपिनियन है, ओवरऑल जजमेंट है। कैसे हम दे रहे हैं ये ओपिनियन या जजमेंट, वो जो उसके नंबर ऑफ असेसमेंट, हमने 3 असेसमेंट देखे, उनकी बेसिस पर हम कह रहे हैं कि उसके यहाँ कैपेसिटी है, वो इम्प्रूव कर रही है। तो ये हमारा फाइनल ओपिनियन है या फाइनल जजमेंट है। तो ये कहलाता है हमारा इवैल्यूएशन। और ये आंसर करता है हमारे क्वेश्चन का हाउ गुड, कितना अच्छा है ना, कैसा है। तो ये डिफरेंट टर्म्स हैं अंडर कॉन्सेप्ट ऑफ असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन। क्लियर है? आइए, और ऑफ कोर्स ये इवैल्यूएशन जो है एक ब्रॉडर टर्म है, और इसके अंदर जो है असेसमेंट इंक्लूड होता है। तो इंक्लूड असेसमेंट और इवैल्यूएशन जो है वो सबसे हायर टर्म है, सबसे बड़ी टर्म। आइए कुछ एक एक्टिविटी करते हैं। ये कुछ आपको स्टेटमेंट बता रही हूँ, आप बताएंगे कि वो मेजरमेंट है, असेसमेंट है कि इवैल्यूएशन। फर्स्ट इज गिवन रिटन कमेंट्स ऑन स्टूडेंट्स रिसर्च प्रपोजल। क्या होगा ये? दिस इज, यस, दिस इज असेसमेंट। सेकेंड है प्रिपेयरिंग अ मार्कशीट शोइंग स्कोर्स ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, है ना, मार्कशीट है, नंबर दिखा रहा है, तो क्या होगा ये? मेजरमेंट। अवॉर्डिंग फाइनल ग्रेड्स इन अ थ्योरी कोर्स, फाइनल ग्रेड दे रहे हैं थ्योरी कोर्स में, तो ये आपका इवैल्यूएशन हुआ। ऑब्जर्विंग स्टूडेंट्स पार्टिसिपेशन ड्यूरिंग लैब वर्क, है ना, तो यहाँ ऑब्जर्व कर रहे हैं ड्यूरिंग का, तो दिस इज असेसमेंट। अप्रूविंग डिसर्टेशन वाइवा वॉस रिजल्ट्स, है ना, वाइवा वॉस रिजल्ट्स, डिसर्टेशन का जो वाइवा हुआ उसके रिजल्ट्स को अप्रूव कर रहे हैं, यानी कि फाइनल हो रहा है, दैट इज इवैल्यूएशन। क्रिएटिंग द फाइनल स्कोर शीट फॉर द सेमेस्टर, है ना, मार्क स्कोर शीट बन रही है, मार्कशीट बन रही है, तो दैट इज आपका मेजरमेंट। एक और लेते हैं, कंडक्टिंग एन अनग्रेडेड ऑनलाइन क्विज आफ्टर अ लेक्चर, है ना, एक अनग्रेडेड जिसमें मार्क्स नहीं दे रहे हैं, तो ये क्या होगा? असेसमेंट। अगर हम मार्क्स देंगे तो वो इवैल्यूएशन हो जाएगा। कंपेयरिंग स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस विद डिपार्टमेंटल स्टैंडर्ड, है ना, एक सर्टेन स्टैंडर्ड से हम डिपार्टमेंट के कंपेयर कर रहे हैं, यानी कि एक फाइनल ओपिनियन ले रहे हैं, फाइनल जजमेंट ले रहे हैं, दैट इज इवैल्यूएशन। गिविंग सजेशंस ऑन इम्प्रूविंग सेमिनार प्रेजेंटेशन, है ना, सजेशंस दे रहे हैं, तो दैट इज असेसमेंट। रैंकिंग स्टूडेंट फॉर यूनिवर्सिटी मेडल्स, है ना, फाइनल मेडल्स देने के लिए उनको ग्रेड कर रहे हैं, उनको रैंक कर रहे हैं, सो दैट इज इवैल्यूएशन। Checking student notebook to see how many questions they completed, कितने questions उसने complete किए, तो this is simple measurement. Conducting an annual exam focusing on marks obtained, कितने marks आए, खाली उस पर focus है, तो that is also a measurement. तो ये छोटी सी एक्सरसाइज थी, ये चेक करने के लिए कि आपको कॉन्सेप्ट ऑफ मेजरमेंट, असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन ठीक से समझ में आया कि नहीं। आगे बढ़ते, अब हम देखते हैं कि रिलेशनशिप ऑफ इवैल्यूएशन विद अदर कंपोनेंट्स ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, है ना, आपस में रिलेशन क्या है इवैल्यूएशन का पूरे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के साथ में, उसका रिलेशनशिप क्या है। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस क्या होता है? टीचिंग लर्निंग प्रोसेस ये होता है कि हम कोई चीज़ पढ़ा रहे हैं, तो पढ़ाएंगे कैसे? तो जो भी कंटेंट हम पढ़ा रहे हैं उसके हमारे कुछ इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, है ना। तो सबसे पहली चीज़ इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं हमारे हर कंटेंट के, हर यूनिट के। अब हम उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए हम कुछ लर्निंग एक्सपीरियंसेस देते हैं। फिर हम साथ साथ ये भी देखना चाहते हैं कि हमारे ऑब्जेक्टिव जो है वो कितने अचीव हुए, यानी कि हम इवैल्यूएशन करते हैं। साथ साथ हम ये भी देखना चाहते हैं कि हमारे लर्निंग एक्सपीरियंसेस जो थे वो कितने इफेक्टिव थे, तो उसके लिए भी हम इवैल्यूएशन करते हैं। तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के 3 मेन कंपोनेंट्स हैं, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स, लर्निंग एक्सपीरियंसेस एंड इवैल्यूएशन, और ये तीनों आपस में इंटरलिंक्ड है। इसलिए हम ये बात कह सकते हैं कि इवैल्यूएशन इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, कोई अलग से चीज नहीं है बल्कि उसी का एक इंटीग्रल पार्ट है। ठीक है, आइए अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन।
There are different types of evaluation: placement evaluation, formative evaluation, summative, diagnostic, prognostic. एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले प्लेसमेंट इवैल्यूएशन, जैसे टर्म ही बता रही, प्लेस करने के लिए जो हम इवैल्यूएशन करते हैं दैट इज प्लेसमेंट इवैल्यूएशन, यानी कि एंट्री बिहेवियर पर होता है। जब इंस्ट्रक्शन हम शुरू करने जा रहे होते हैं, बिफोर इंस्ट्रक्शन होता है, क्योंकि जैसे अगर हम क्लास में पढ़ाना शुरू करते हैं तो हम ये बात करते हैं कि कल हमने क्या पढ़ा था या लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, या कोई कॉन्सेप्ट देना है तो हम देखते हैं कि इसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, इससे जो प्रीवियस कॉन्सेप्ट हैं वो क्या बच्चे को क्लियर है कि नहीं है, तो उसको चेक करते हैं। तो वो जो जब हम बिफोर इंस्ट्रक्शन जब हम इस तरह का इवैल्यूएशन करते हैं दैट इज प्लेसमेंट इवैल्यूएशन। एंट्री बिहेवियर को चेक करते हैं कि जो कॉन्सेप्ट हम पढ़ाने जा रहे हैं क्या वो बच्चे को क्लियर है कि नहीं है। इसके लिए हम कौन से टूल्स इस्तेमाल करते हैं? रेडीनेस टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, ऑब्जर्वेशंस एंड एंट्रेंस टेस्ट। जितना भी एंट्रेंस टेस्ट होता है किसी भी उसमें कोर्स में एडमिशन लेने के लिए दैट इज प्लेसमेंट इवैल्यूएशन। आपका इंटरव्यू होता है जॉब के सिलेक्शन के लिए दैट इज प्लेसमेंट इवैल्यूएशन। ठीक है। नेक्स्ट इवैल्यूएशन इज फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। अब प्लेसमेंट हो गया, इंस्ट्रक्शन शुरू हो गई, तो ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शन जो भी हम इवैल्यूएशन करते हैं दैट इज फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। और क्योंकि टीचिंग जो है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो है कंटिन्यूस प्रोसेस है, इसलिए फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन भी कंटिन्यूस होता है और डेवलपमेंटल होता है। और इस इवैल्यूएशन की हेल्प से हम सिर्फ यही नहीं देखते हैं कि क्या अचीव हुआ है, क्या अचीवमेंट है, बल्कि साथ साथ हम ये देखते हैं कि स्टूडेंट्स को कहाँ डिफ़िकल्टीज आ रही हैं, है ना, कहाँ लर्निंग गैप्स हैं, उसको भी आइडेंटिफाई करते हैं। और जब हम पढ़ाते पढ़ाते हमको अंदाज होता है कि ये बात बच्चे को नहीं समझ में आ रही है, तो हम अपनी टीचिंग को एडजस्ट भी करते हैं। तो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का जो पर्पस है इज टू प्रोवाइड कंटिन्यूअस फीडबैक। किसको? दोनों को, टीचर्स को भी और स्टूडेंट्स को भी। टीचर को भी फीडबैक मिलती है कि बच्चों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो फिर टीचर दूसरी एग्जाम्पल्स देता है, दूसरी लैंग्वेज यूज करता है और दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करता है ताकि बच्चों को समझ में आते हैं। ठीक है। इसके लिए जो टूल्स हैं वो है क्लास वर्क, होमवर्क, टीचर में टेस्ट, डिस्कशन। क्लास का जो डिस्कशन होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन है, क्योंकि जब हम बात कर रहे होते हैं, डिस्कस कर रहे होते हैं, तो टीचर्स क्वेश्चंस पूछते हैं, है ना, और स्टूडेंट आंसर देते हैं, तो उनके आंसर से हमको एज ए टीचर हमको समझ में आता है कि बच्चों को कितना समझ में आया। साथ ही साथ बच्चे भी क्वेश्चंस करते हैं, स्टूडेंट्स भी क्वेश्चंस करते हैं। तो जब बच्चा क्वेश्चन करता है तो उससे भी टीचर को ये बात समझ में आती है कि उसने कितना समझा, जो चीज़ मैं पढ़ा रहा हूँ या पढ़ा रही हूँ वो कितना उसको समझ में आया। वो उसके बच्चे के किए गए क्वेश्चन से भी हमारी समझ में आता है एज ए टीचर। तो वो जो डिस्कशन होता है जिसमें क्वेश्चंस होते हैं, बात हो रही होती है, तो उससे भी वो भी एक तरह का इवैल्यूएशन है, और वो ड्यूरिंग द टीचिंग हो रहा है तो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन है। और उसके अलावा एक और सबसे बड़ा हथियार हमारे हाथों में होता है टीचर्स के ऑब्जर्वेशन। हम क्लास में ऑब्जर्व करते हैं, बच्चों के फेसेस को देखते हैं, है ना, तो हमको आइडिया हो जाता है कि बच्चों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ऑब्जर्वेशन भी एक फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का एक टूल है। उसके बाद आता है समेटिव इवैल्यूएशन। समेटिव जो एंड में हो, एंड ऑफ इंस्ट्रक्शन, तो प्लेसमेंट बिफोर इंस्ट्रक्शन, ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शन फॉर्मेटिव, और एंड ऑफ द इंस्ट्रक्शन इज समेटिव इवैल्यूएशन। और ये सर्टिफाई करता है मास्टरी के लिए कि बच्चे को कॉन्सेप्ट आया कि नहीं आया, पास हुआ कि फेल हुआ, नंबर दिए, ग्रेड्स दिए, ये सारी चीज़ें आपके समेटिव इवैल्यूएशन में आती हैं। इसमें जो टूल्स हम यूज़ करते हैं अचीवमेंट टेस्ट, ओरल या प्रेजेंटेशंस, परफॉर्मेंस टास्क, ये सारी चीज़ें हम समेटिव इवैल्यूएशन के अंदर इसको यूज़ करते हैं। ठीक है। उसके बाद आता है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। जब हम फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन कर रहे होते हैं तो हमको बच्चों हमने अभी कहा कि लर्नर्स की अचीवमेंट के साथ साथ हमको उनकी वीकनेसेस भी पता चलती हैं, उनकी प्रॉब्लम्स भी पता चलती हैं, लर्निंग डिफिकल्टीज भी पता चलती हैं, जिसको फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन के अंदर जब हम ड्यूरिंग द टीचिंग हम साथ साथ उसको सॉल्व भी करते चलते हैं। लेकिन कभी कभी ये होता है कि कुछ डिफिकल्टीज ऐसी होती हैं जो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन से दूर नहीं होती हैं। तो आइडेंटिफाई स्पेसिफिक दैट टाइप ऑफ लर्निंग डिफिकल्टीज को जब हम देखते हैं कि असल में इशू है क्या, प्रॉब्लम आ कहाँ रही है, तो उस तरह के इवैल्यूएशन को हम कहते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। यहाँ लर्निंग डिसेबिलिटी की मैं बात नहीं कर रही हूँ। आम क्लास में सो कॉल्ड एवरेज बच्चे, जो नॉर्मल बच्चे होते हैं, उनको भी पढ़ने में प्रॉब्लम आती है, कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता, और खासतौर से मैथ्स में अगर बेसिक्स क्लियर नहीं है तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आएगा बच्चे। तो वो पर्टिकुलर स्पेसिफिक जो लर्निंग डिफिकल्टीज हैं
उनको आइडेंटिफाई करने के लिए डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन का यूज होता है। और ये फॉर्मेटिव से और ज़्यादा डिटेल्ड, हम कहते हैं डिटेल्ड एवेल्युएशन होता है। और इसमें सिर्फ हम यही नहीं देखते हैं कि क्या लर्निंग डिफिकल्टीज है, बल्कि साथ ही साथ हम उसका रिमीडियल टीचिंग को भी प्लान करते हैं, उसको भी डिज़ाइन करते हैं कि अगर ये प्रॉब्लम आ रही है तो इस प्रॉब्लम को हम कैसे टैकल करेंगे, अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है तो हम इसको कैसे बच्चे को समझाएंगे। So the main aim of diagnostic evaluation is to determine the cause of persistent learning problems and to formulate a plan for remedial action. दोनों चीजें मिलाकर होती हैं, ठीक है। तो इसके अंदर क्या कैसे हम करते हैं, अब हम लर्निंग टीचिंग लर्निंग की बात करते हैं तो पहले हमें आइडेंटिफाई करना होता है प्रॉब्लम एरिया कि कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कंटेंट एनालिसिस करते हैं कि ये जो पर्टिकुलर कंटेंट है जहाँ उसको प्रॉब्लम आ रही थी उसमें क्या क्या कॉन्सेप्ट हैं, क्या क्या सब कॉन्सेप्ट हैं, और फिर हर सब कॉन्सेप्ट के लिए हम टेस्ट आइटम्स बनाते हैं ताकि हम चेक करते चलें कि कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, बच्चे का कंफर्ट जोन क्या है और प्रॉब्लमेटिक एरिया उसका कहाँ से शुरू हो रहा है। जहाँ से भी प्रॉब्लमेटिक एरिया शुरू हो रहा है, प्रॉब्लम शुरू हो रही है, वहीं से हम रेमेडियल मेजर देना शुरू करते हैं ताकि बच्चे को पूरी बात समझ में आ जाए। रेमेडिएशन प्लान हम बनाते हैं। एक और एवेल्युएशन जो होता है प्रोग्नोस्टिक एवेल्युएशन, ये जो प्रेडिक्ट करता है फ्यूचर परफॉर्मेंस को कि आगे चलकर बच्चे क्या कर सकते हैं, तो इसलिए कैरियर गाइडेंस में हेल्प करता है। जैसे आजकल हमारे यहाँ 10th में ये प्रोग्नोस्टिक एवेल्युएशन बहुत होने लगे कि उसमें एवेल्युएशन करके बच्चों को बताया जाता है कि वो कौन सी स्ट्रीम्स में जा सकते हैं, वो साइंस में अच्छे हैं कि आर्ट्स में अच्छे हैं कि कॉमर्स में अच्छे हैं कि उनको फाइन आर्ट चाहिए कि गेम्स में अच्छे जा सकते हैं। तो वो सारी फ्यूचर प्रिडिक्शन के आगे जाके वो कौन से सब्जेक्ट्स में कैसे आगे बढ़े। तो दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इवेल्युएशन। आइए इसके ऊपर भी एक एक्टिविटी करते हैं देखने के लिए कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। पहला सिनेरियो है कि अ टीचर नोटिसेस दैट मेनी स्टूडेंट्स स्ट्रगल विद सॉल्विंग लीनियर इक्वेशंस, है ना, और शी कंडक्ट्स अ स्पेशल टेस्ट फोकसिंग ओनली ऑन बेसिक algebraic operations to find exactly where students are facing difficulty। तो ये किस टाइप का इवेल्युएशन हुआ, या वो डायग्नोज कर रही है ना, पता चला रही है कि क्या प्रॉब्लम है, कहाँ पे इशू आ रहा है, तो ये हुआ आपका डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन। फाइनल प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन ऑफ द सेमेस्टर, फाइनल एग्जाम्स, तो समेटिव इवेल्युएशन। A teacher gives a short quiz after teaching fraction to check misconceptions, है ना। अगर ये आप कहेंगे कि ये तो एंड में दे रही है, बढ़ाने के बाद दे रही है, तो ये तो समेटिव इवेल्युएशन होना चाहिए, लेकिन पर्पस देखिए आप वहाँ वो चेक करिए कि क्या कोई मिसकॉन्सेप्शंस हुए हैं फ्रैक्शन पढ़ने में। तो अगर मिसकॉन्सेप्शन हुए हैं तो यकीनन उसको दूर ठीक करने की कोशिश करेंगे, तो इसलिए ये फॉर्मेटिव इवेल्युएशन है। क्लियर? A teacher collects weekly reflections from students about what they learn, है ना, उन्होंने क्या सीखा, वीकली रिफ्लेक्शन, तो ये क्या हुआ आपका फॉर्मेटिव इवेल्युएशन। एक और सिनेरियो लेते हैं, अ प्रोजेक्ट फाइल सबमिटेड एट द एंड ऑफ द टर्म इज इवेल्युएटेड फॉर मार्क्स, है ना, मार्क्स में देने के लिए टर्म एंड में आपको सबमिट हो रही है, तो एंड में है, मार्क्स मिलना है, तो वो समेटिव इवेल्युएशन हुआ। प्रिडिक्टिंग रेडीनेस फॉर ओलंपियाड ट्रेनिंग बेस्ड ऑन प्रीवियस पैटर्न, है ना, प्रिडिक्ट हो रहा है तो प्रोग्नोस्टिक एवेल्युएशन हुआ। ठीक, ड्यूरिंग अ चैप्टर ऑन अलजेब्रा द टीचर गिव्स अ शॉर्ट क्विज and asks students to solve 3 problems on the board. She uses the result to reteach factorization because many students made similar mistakes. Problem find out की उसने और उसके बाद उसको फिर से पढ़ाया, है ना, तो ये ऑफ कोर्स ये ड्यूरिंग द चैप्टर है, तो ये फॉर्मेटिव इवेल्युएशन हुआ। लैंग्वेज टेस्ट एट द बिगिनिंग ऑफ द कोर्स टू ग्रुप स्टूडेंट्स बाय प्रोफिशिएंसी, है ना, तो ये बिगिनिंग है, तो ये आपका प्लेसमेंट है। सो ये डिफरेंट सिनेरियो में हम चेक कर सकते हैं कि कौन सी टाइप का इवेल्युएशन है। ये आपके लिए एक एक्सरसाइज की तरह से था कि कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा टॉपिक है असेसमेंट एज ऑफ एंड फॉर लर्निंग। असेसमेंट ऑफ लर्निंग यानी कि लर्निंग का असेसमेंट, है ना, लर्निंग का असेसमेंट कि क्या समझ में आया, क्या लर्निंग हुई,
तो ऑफकोर्स वो एंड में होगा जब लर्निंग हो चुकेगी, यानी कि एंड ऑफ द यूनिट, जितना 1 यूनिट 2 यूनिट या जो भी कुछ हम पढ़ा रहे हैं, तो एंड में उसके जब इवैल्यूएशन असेसमेंट होता है तो दैट इज असेसमेंट ऑफ लर्निंग। और इसमें हम ग्रेड्स देते हैं, मार्क्स देते हैं, तो इसलिए ये एक समेटिव टाइप ऑफ इवैल्यूएशन होगा, समेटिव टाइप हो जाता है। तो असेसमेंट ऑफ लर्निंग इज समेटिव एंड, उसमें हम ग्रेड्स देते हैं, एंड ऑफ द यूनिट होता है, और जब एंड में हो रहा है तो हम मार्क्स दे रहे हैं, तो कोई फीडबैक नहीं दे रहा है ना। अगर फीडबैक आप नंबर्स की शक्ल में भी, दैट इज ऑल्सो फीडबैक, बट इट इज टू लेट टू इम्प्रूव, है ना, तो उसको इम्प्रूव नहीं कर सकता, तो वो एक, इसलिए हम कह सकते हैं कि नो फीडबैक इसके अंदर। सो असेसमेंट ऑफ लर्निंग समराइजेस व्हाट स्टूडेंट्स नो, understand and can do at specific points in time. So end of learning, judgments, grading, reporting, certification, ये सारी चीजें आती हैं आपके assessment of learning में। ठीक है, अब नेक्स्ट असेसमेंट फॉर लर्निंग। अब फॉर लर्निंग असेसमेंट, लर्निंग के लिए असेसमेंट, तो इट इज़ ऑनगोइंग प्रोसेस, है ना, क्योंकि टीचिंग के दौरान ही होगा, और इट इज़ ऑल्सो फॉर्मेटिव, डायग्नोस्टिक फीडबैक देते हैं इसमें, है ना, कि कम लर्निंग के लिए असेसमेंट हो रहा है, तो साथ साथ प्रॉब्लम के यहाँ प्रॉब्लम हो रही है, तो इसको आप यहाँ पे डायग्नोज कर कर उसको फीडबैक देंगे, यहाँ प्रॉब्लम है, यहाँ ठीक है, यहाँ ऐसे कर सकते हैं, तो दैट इज डायग्नोस्टिक फीडबैक है, एंड इट इम्प्रूव्स, इट हेल्प्स टू इम्प्रूव टीचिंग। ठीक है, सो असेसमेंट फॉर लर्निंग व्यूज असेसमेंट एंड टीचिंग इज एज इंटरट्वाइंड एंड नॉट सेपरेट टू ईच अदर। जैसे हमने इवैल्यूएशन में देखा था कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का एक इंटीग्रल पार्ट है आपका जो इवैल्यूएशन है, इसी तरह ये भी असेसमेंट फॉर लर्निंग में हम देख रहे हैं कि असेसमेंट और लर्निंग जो है वो एक दूसरे में मिले हुए हैं, इंटरट्विन्ड है ना, अलग अलग चीज़ें नहीं है वो। असेसमेंट एज लर्निंग, है ना, लर्निंग के लिए असेसमेंट, है ना, एज, तो अब एज लर्निंग है ना, तो सेल्फ मोटिवेटिंग मॉनिटरिंग, है ना, सेल्फ असेसर बच्चा लर्नर जो होगा। मेटाकॉग्निशन, मेटाकॉग्निशन इज थिंकिंग अबाउट आवर थिंकिंग इन ऑर्डर टू लर्न बेटर, है ना, जो कुछ भी मैं सोच रहा हूँ, क्या मैं सही सोच रही हूँ, क्या यही फॉर्मूला लगेगा, क्या यही स्टेप्स होंगे, तो अपनी जो सोच है उसके बारे में सोचना, दैट इज मेटाकॉग्निटिव। तो वो सेल्फ असेसर ही हो रहा है ना, तो स्टूडेंट्स बिकम सेल्फ असेसर कि क्या मैं जो सोच रही हूँ, मैं जो कर रही हूँ वो ठीक है कि नहीं है, तो दैट कम्स अंडर असेसमेंट एज लर्निंग। तो असेसमेंट फॉर नहीं, सॉरी, एज लर्निंग कैन गो अ लॉन्ग वे in enhancing students' learning. The students as self-assessor, metacognition, reflection. So this comes under assessment as learning. सो अगर हम शॉर्ट में समराइज करें तो एक टेबल फॉर्म में हम इस तरह से लिख सकते हैं कि टाइप ऑफ असेसमेंट आपका तीनों आ गए, पर्पस तीनों के अलग अलग, असेसमेंट एज लर्निंग का क्या है कि स्टूडेंट रिफ्लेक्ट एंड सेल्फ असेस, इसको कैसी एक्टिविटीज से किया जा सकता है, जर्नल से, सेल्फ चेकलिस्ट से, पीयर फीडबैक से। असेसमेंट फॉर लर्निंग, टीचर एडजस्ट इंस्ट्रक्शंस, है ना, इसका पर्पस ये है। और एग्जांपल्स क्या हैं इसकी एक्टिविटीज की कि एग्जिट स्लिप या क्विक क्विज या ऑब्जर्वेशन। असेसमेंट ऑफ लर्निंग, फाइनल जजमेंट इसका पर्पस है, एग्जाम्स, रूब्रिक्स, उसकी हेल्प से हम इसको कर सकते हैं। तो दिस इज, ये समरी थी एक छोटी सी जो हम तीन चीजें सीखी। आगे बढ़ते हैं, ऑब्जेक्टिव असेसमेंट। अब ऑब्जेक्टिव टर्म ही बता रहा है ऑब्जेक्टिविटी होगी, एक होता है सब्जेक्टिव, होता है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव असेसमेंट जिसमें ऑब्जेक्टिविटी होगी, यानी कि इट रेफर्स टू अ मेथड ऑफ इवैल्यूएशन वेयर आंसर्स आर मेजर्ड अगेंस्ट फिक्स्ड predetermined criteria ensuring impartiality and consistency in scoring. ठीक है, तो दैट इज ऑब्जेक्टिव असेसमेंट। अब why objective assessment matters? Because it provides fair, unbiased and consistent measurement of learning. It reduces subjectivity because scoring is fixed and clear. It allows teachers to test a wide range of content in a short time. It helps identify learners' strengths and weaknesses precisely. It ensures the reliability and it supports comparison between learners and across group. तो इसलिए ऑब्जेक्टिव असेसमेंट हमको करना चाहिए क्योंकि इसकी ये पॉजिटिव चीज़ है। ठीक है, अब इसके एग्जांपल्स कि क्या होते क्या है ऑब्जेक्टिव टूल, कैसे बना सकते हैं। सबसे पहली चीज़ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से हम लोग सब, आप सब जानते हैं, इसमें एक ऊपर एक स्टेटमेंट होता है, उसके नीचे कुछ ऑप्शंस होते हैं, उसमें एक सही आंसर होता है, बाकी गलत होते हैं।
तो ऊपर जो स्टेटमेंट होता है उसको हम कहते हैं स्टेम, और जो नीचे 4 ऑप्शंस होते हैं उसमें से एक करेक्ट होता है, तो जो करेक्ट वाला आंसर होता है, करेक्ट वाला ऑप्शन होता है, उसको हम कहते हैं की, और जो रॉन्ग होते हैं उनको हम कहते हैं डिस्ट्रैक्टर्स। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनाना सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट काम है। आप उसका स्टेम बना लेंगे, आप इसकी की बना लेंगे, लेकिन डिस्ट्रैक्टर्स बनाना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि डिस्ट्रैक्टर्स सही मानों में डिस्ट्रैक्ट करने वाले होने चाहिए। क्योंकि अगर थोड़ा सा भी कॉन्सेप्ट इधर से उधर है, डेसिमल का पॉइंट इधर से उधर लग गया है, या माइनस की जगह प्लस कर दिया है, किसी जगह जीरो इधर से उधर आ गया, तो आपका आंसर गलत। तो आपके डिस्ट्रैक्टर्स ऐसे होंगे कि अगर डेसिमल इधर आया तो ये आंसर, डेसिमल इधर आया तो ये आंसर। तो जब तक बच्चे को सही तरीके से पता नहीं होगा कि कहाँ पर आना है, तब तक वो उसको सही तरीके से नहीं कर पाएगा। अच्छा, ये जो स्टेम होता है ये दो फॉर्म में होता है, क्वेश्चन फॉर्म में भी हो सकता है और सिंपल स्टेटमेंट फॉर्म में भी होता है। तो स्टेम जो है वो दोनों फॉर्म्स में हो सकते हैं, क्वेश्चन फॉर्म में भी और स्टेटमेंट फॉर्म में भी। ठीक है, दूसरा ट्रू फॉल्स आइटम एक स्टेटमेंट होता है, वो या तो सही होता है गलत होता है, आपको बताना होता है कि सही है गलत। मैचिंग आइटम, सिंगल मैचिंग 2 कॉलम्स होते हैं, है ना, कॉलम ए को कॉलम बी से करते हैं। डबल मैचिंग में आपके 3 कॉलम होते हैं, कॉलम ए, कॉलम बी, कॉलम सी। अगर आप ध्यान से देखें तो ये मैचिंग भी आपका मल्टीपल चॉइस ही है ना, क्योंकि इसमें एक कॉलम में एक दिया हुआ है, बाकी में उसके आंसर दिए हैं। फॉर एग्जाम्पल, तो पहले के लिए बाकी जो सेकंड कॉलम है उसमें से कुछ एक जो है उसके की है, बाकी सारे उसके डिस्ट्रैक्टर्स हैं, है ना। दूसरे नंबर आइटम के लिए कॉलम ए में से भी कॉलम बी में एक उसका जो है वो की है, बाकी सब डिस्ट्रैक्टर्स हैं। इसलिए एक अच्छा मैचिंग आइटम वो होता है जिसमें कॉलम ए में अगर 4 या 5 चीज़ें दी हैं, तो कॉलम बी में आप 6 या 7 दीजिए। अदरवाइज क्या होगा, अगर आपने 5 एक में दे दी, 5 में दोनों में दे दी, तो फॉर एग्जाम्पल अगर लड़ने को सिर्फ 4 चीज़ों का पता है, 5वीं का नहीं पता, तो जब उसने 4 कर ली तो 5वां जो बचा वो ऑटोमेटिकली उसका आंसर आ गया, है ना। तो उस चीज़ से बचने के लिए उसके नंबर, ताकि जब लास्ट आइटम पे भी जाए तो उसके लिए भी कुछ डिस्ट्रैक्टर्स बचे। तो अगर कॉलम ए में आप 4 या 5 चीज़ें दे रहे हैं, तो अगले में आप 6 या 7 चीज़ें दीजिए, ताकि लास्ट वाले आइटम के लिए भी डिस्ट्रैक्टर्स बचे। दिस इज मैचिंग आइटम्स। फिल इन द ब्लैंक्स एक स्टेटमेंट होता है, बीच में खाली जगह होती है जिसमें आपको कुछ भरना होता है। उसके अलावा रिस्ट्रिक्टेड शॉर्ट आंसर आइटम, छोटा सा आंसर देना है लेकिन वो फिक्स्ड है ना, उसमें कोई ओपिनियन नहीं है, एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक आंसर देना है उसमें। ठीक है, तो ये सब ऑब्जेक्टिव टूल्स की एग्जाम्पल्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की बात कर रहे थे, तो द वैल्यू ऑफ 3/4 डिवाइडेड बाई 1/2 इज, अब ऑप्शंस हैं आपके 1, 1.5, 2, 3, है ना। तो सही आंसर क्या है, 1.5। एक फिक्स्ड आंसर है कि 1.5 ही आएगा, है ना, कुछ आगे पीछे दूसरा नहीं है, कोई अनएम्बिग्यूटी नहीं है, एम्बिगुअस नहीं है, ये एक फिक्स्ड है कि इसका आंसर यही आना है। एक और क्वेश्चन लेते हैं। डेमोक्रेसी इज गुड बिकॉज पीपल लाइक इट, इट इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इट गिव्स फ्रीडम, इट मेक्स पीपल हैप्पी। कैसा क्वेश्चन है ना, इसका कौन सा आंसर है, सोचिए जरा। यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि बहुत वेग क्वेश्चन है ना, इसमें मल्टीपल करेक्ट ऑप्शंस हो सकते हैं क्योंकि ये ओपिनियन बेस्ड है ना। कोई कहेगा लोगों को अच्छी लगती है, कोई कहेगा बेस्ट फॉर्म है, कोई कहेगा फ्रीडम देता है, कोई कहता है लोगों को खुशी देता है, चारों को भी सही कह सकता है कोई एक। तो ये ओपिनियन बेस्ड है, तो इसमें मल्टीपल करेक्ट आंसर्स होते हैं, तो इसलिए हम इसको कहेंगे कि ये फॉल्टी एमसीक्यू है, ये एमसीक्यू ठीक नहीं है। इसकी जगह हम इसी चीज़ को अलग तरीके से पूछ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डिफाइनिंग फीचर ऑफ मॉडर्न डेमोक्रेसी? Separation of powers, nationalism, authoritarian control, hereditary leadership. Yes, you are right, separation of power. एक फिक्स्ड आंसर है, कोई इसमें ओपिनियन नहीं है, कोई मल्टीपल करेक्शन नहीं है, कोई वेग चीज़ नहीं। तो जब मल्टीपल क्वेश्चन बनाए तो उसका स्टेटमेंट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, कंसाइज होना चाहिए, मीनिंगफुल होना चाहिए, और उसके ऑप्शंस जो है ओपिनियन बेस्ड नहीं होने चाहिए, एक फिक्स्ड आंसर होना चाहिए, दैट इज की, और बाकी सारे उसी से रिलेटेड हो, और डिस्ट्रैक्टर्स जिनको आप कहते हैं। ठीक है, और एग्जाम्पल लेते हैं, फोटोसिंथेसिस अकर्स ओनली इन द रूट्स ऑफ प्लांट्स, ट्रू और फॉल्स, है ना। तो इस सिंपल सा एक स्टेटमेंट है जिसको ट्रू फॉल्स आप बताएंगे। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू फोर्स ऑन, कब, 26 जनवरी 1950।
मैच द वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स, है ना, जैसे हम मैचिंग वाले। तो रैबिट किसके साथ जाएगा, वेरी फास्ट के। ह्यूज किसके साथ जाएगा, वेरी बिग के। तो बिल्कुल फिक्स्ड है कि किसके साथ क्या जाना। नेम द गैस रिलीज्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, ऑक्सीजन। ठीक है, तो कोई इसमें चॉइस नहीं है, ओपिनियन नहीं है कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, फिक्स्ड है सारी चीज़ें। ठीक है, तो इसलिए ये ऑब्जेक्टिव असेसमेंट होते हैं। अब फीचर्स ऑफ गुड ऑब्जेक्टिव असेसमेंट पर हम बात करते हैं। तो हम देखेंगे कि ये जो होते हैं, अगर आपका जो असेसमेंट है वो क्लियर हो और उसका आइटम जो है क्लियर हो और अनएम्बिगुअस हो, कोई कंफ्यूजन ना हो, covers all important learning outcomes, free from bias and complex language, easy to score and interpret, and ensure validity and reliability, तो ये तभी हमारा जो ऑब्जेक्टिव असेसमेंट है वो अच्छा होगा। ठीक है, अब हम कैसे डेवलप करें अपने टूल को, उसके क्या स्टेप्स हैं। तो डिफरेंट स्टेप्स हैं ऑफ कोर्स इसके। तो पहला स्टेप क्या है, आइडेंटिफाई लर्निंग आउटकम्स, क्या हमें क्यों लेना क्यों है बच्चे, मतलब क्या उसके लर्निंग आउटकम्स है, जो कंटेंट पढ़ाया है हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं बच्चे को क्या आना चाहिए, व्हाट शुड द स्टूडेंट नो और डू। उसके बाद हम एक ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं। ब्लूप्रिंट के अंदर क्या आएगा, कंटेंट एरिया कि कौन कौन सा कंटेंट इसमें आपको बनाना है, कॉग्निटिव लेवल क्या है, नॉलेज है, अंडरस्टैंडिंग है, एप्लीकेशन है, कि स्किल्स हैं, आप चेक क्या करना चाहते हैं, कौन सा कॉग्निटिव लेवल आप चेक करना चाहते हैं, नंबर ऑफ आइटम्स कितना है उसमें, कितने क्वेश्चंस आप ले रहे हैं, ये डिपेंड करेगा टाइम पर। 1 घंटे का टेस्ट है, आधे घंटे का टेस्ट है, 2 घंटे का, तो उस हिसाब से आप नंबर ऑफ आइटम्स लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको पहले से डिसाइड करनी होती है, ब्लूप्रिंट आप बनाते हैं। देन जब हमने ब्लूप्रिंट बना लिया और साथ साथ हम आइटम टाइप भी सिलेक्ट करते हैं कि मल्टीपल चॉइस बनाएंगे, कि ट्रू फॉल्स बनाएंगे, कि मैचिंग बनाएंगे, फिल इन द ब्लैंक्स बनाएंगे, शॉर्ट आंसर, या आजकल हम देखते हैं ज़्यादातर टेस्ट में ज़्यादातर सारे के सारे क्वेश्चंस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। तो ये हमें सिलेक्ट करना होता है पहले ही टेस्ट बनाना शुरू करने से पहले कि हम कौन सी टाइप के क्वेश्चंस बनाएंगे। उसके बाद जब हमने डिसाइड कर लिया, कंटेंट डिसाइड कर लिया, कॉग्निटिव लेवल डिसाइड कर लिया, तो उसके हिसाब से हम अपने क्वेश्चंस बनाते हैं। जब हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फॉर एग्जांपल बना रहे हैं तो उसकी स्टेम बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, करेक्ट की होनी चाहिए और डिस्ट्रैक्टर्स बहुत अच्छे होने चाहिए, और ट्रिकी वर्डिंग को अवॉइड करना चाहिए कि तो ऐसा ना हो कि हम पूछना कुछ चाह रहे हैं बच्चे समझें कुछ और, तो इस तरह से नहीं पूछें आप। उसके बाद जब आपने आइटम्स बना लिए तो उसको रिव्यू करते हैं, एडिट करते हैं, खुद भी करते हैं, एक्सपर्ट्स को भी दिखाते हैं, डिफ़िकल्टी लेवल देखते हैं, बाइसनेस तो नहीं है, क्लैरिटी है कि नहीं है। फिर खुद चेक किया, एक्सपर्ट को चेक कराया, फिर एक पायलट टेस्ट भी हम कर लेते हैं, एक छोटे से सैंपल के ऊपर हम उसको चेक करते हैं, उसकी क्वालिटी के लिए एडमिनिस्टर करते हैं और उसकी डिफ़िकल्टी वैल्यू एंड डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स हम उसमें निकालते हैं। फिर जब हमारा ये आ गया तो अगर डिफ़िकल्टी लेवल और डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स के हिसाब से हमारे जो आइटम्स हैं वो एक्सेप्ट हो रहे हैं तो उनको हम फाइनल टेस्ट में ले लेते हैं और हमारा फाइनल टेस्ट जो है वो बन जाता है। फिर जो हमारे आइटम फाइनल में आते हैं उनको हम लॉजिकली अरेंज करते हैं, इंस्ट्रक्शंस देते हैं और साथ ही साथ हम स्कोरिंग की भी बनाते हैं ताकि जब हम चेक करें तो कोई प्रॉब्लम ना आए, साथ ही साथ हम स्कोरिंग की भी बनाते हैं। ठीक है, तो ये था मेथड स्टेप्स कि हम कैसे ऑब्जेक्टिव असेसमेंट के लिए ऑब्जेक्टिव टूल को बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आजकल हम सब जानते हैं कि एआई का ज़माना है ना, हम असाइनमेंट देते हैं, बच्चे एआई से लिख लाते हैं। प्रॉब्लम ये हो रही है तो असेसमेंट हम कैसे चेंज करें, तो उसके लिए हम कुछ इनोवेटिव क्लासरूम असेसमेंट स्ट्रैटेजीज का यूज़ कर सकते हैं। सजेस्टेड में ये फॉर एग्जांपल एग्जिट टिकट्स, है ना, आप जब आपने पढ़ा दिया तो आप बच्चों से कहिए कि वो कोई एक चीज़ लिखें जो उन्होंने सीखी, स्टूडेंट्स राइट वन थिंग लर्नड, और एक चीज़ ऐसे लिखें जहाँ पर उनका डाउट हो, वन डाउट बिफोर लीविंग द क्लास, इसको लिख कर जाए, है ना, क्या सीखा और क्या रह गया, कहाँ डाउट है, क्या कंफ्यूजन है, तो उसको हम कहते हैं एग्जिट टिकट। अगर आप ये साथ के साथ रोज रोज कराएं तो आपका ये असेसमेंट वही क्लास के अंदर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल राइट, जैसे अभी हमने ये लेक्चर लिया है तो इसके ऊपर वन की डिफरेंस बिटवीन असेसमेंट एंड एवेलुएशन एंड वन क्वेश्चन यू स्टिल हैव अबाउट टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन। तो आपका एक स्ट्रेंथ भी आ गई, जो आपने सीखा वो आ गया, और जो आपका डाउट है दूसरा वो आ गया। ठीक है, दूसरी स्ट्रैटेजी है इनोवेटिव स्ट्रैटेजी आपकी है थिंक पेयर शेयर।
इसमें क्या है कि पहले जो स्टूडेंट्स हैं, जब आपने क्वेश्चन पूछा तो वो इंडिविजुअली अपने आप सोचेगा, फिर अपने साथी से डिस्कस करेगा और फिर पूरी क्लास के साथ डिस्कस करेगा. फॉर एग्जाम्पल, विच इनोवेटिव असेसमेंट स्ट्रैटेजी इज मोर सुटेबल फॉर यूनिवर्सिटी लेवल टीचिंग, है ना. एक सिंपल से जो हमने पढ़ा है उसी के ऊपर बेस्ड कर दिया. तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले थिंक में पार्टिसिपेंट राइट देयर ओन आंसर, अपने अपने आंसर सोचें, लिखें, फिर अपने पार्टनर से डिस्कस करें एंड देन क्लास में बताएं कि भाई इसका आंसर ये होगा. तो दैट इज, ये स्ट्रैटेजी को हम कहते हैं थिंक, पेयर एंड शेयर. और यहाँ जो चेक्स हैं वो है अंडरस्टैंडिंग ऑफ इनोवेटिव स्ट्रैटेजीज एंड देयर यूजेस, के बच्चों को समझ में आया आप लोगों को कि नहीं आया कि ये जो चीज़ हम पढ़ा रहे हैं आज. एक और तरीका है कॉन्सेप्ट मैपिंग. कॉन्सेप्ट मैपिंग क्या होता है ऐसे में कि जो डिफरेंट आइडियाज़ हैं, डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, उनके जो कनेक्शंस हैं उसको विजुअल मैप के थ्रू दिखाया जाए. फॉर एग्जांपल, अगर हम छोटी सी एग्जांपल लेती हूँ कि ट्रीज हम प्राइमरी लेवल पर पढ़ा रहे हैं, तो उससे रिलेटेड जो है उसको हम विजुअली कैसे कर सकते हैं. ट्री प्राइमरी लेवल की बात है तो ट्री गिव क्या क्या देता है हमें, ऑक्सीजन एंड वुड. Oxygen is important for humans, plants, animals, and trees, wood is used to build houses, furniture, paper. तो ये पूरा ट्री का कॉन्सेप्ट, ट्री से क्या मिल रहा है, क्या फायदे हैं उससे, उस चीज़ को हम कहाँ यूज़ कर रहे हैं, वो पूरी चीज़ इसके अंदर आ जाती है. तो कॉन्सेप्ट मैप इसको हमने विजुअली रिप्रेजेंट कर दिया कि कहाँ चीज़ आ रही है. नेक्स्ट एक और स्ट्रैटेजी है दैट इज पीयर असेसमेंट. पीयर असेसमेंट जहाँ साथी जो है वो असेस करे. तो स्टूडेंट्स evaluate each other work using some criteria, some rubrics. For example, each participant write one MCQ on types of evaluation. अभी पढ़ा है types of evaluation, उस पर एक MCQ बनाई है. और फिर जब उसके बाद then exchange and assess each other's MCQ using a rubric. For example, क्या उसकी स्टेम क्लियर है, वन करेक्ट आंसर है, कोई एम्बिग्यूटी तो नहीं है, ये रूब्रिक्स बना लिया और इसके साथ आप अपने साथियों के एमसीक्यू चेक कर रहे हैं. तो दिस इज पीयर असेसमेंट. अगला असेसमेंट स्ट्रैटेजी एक और है सेल्फ असेसमेंट, है ना. स्टूडेंट अपने अपने लर्निंग पर भी रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, वो अपने इम्प्रूवमेंट को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन से एरियाज में उनका इम्प्रूवमेंट हुआ, क्या उन्होंने बेसिकली सीखा. फॉर एग्जाम्पल, पार्टिसिपेंट कंप्लीट अ सेल्फ असेसमेंट चेकलिस्ट, है ना, अपनी चेकलिस्ट. फॉर एग्जाम्पल आज के लिए आई कैन डिफरेंशिएट असेसमेंट विद इवैल्यूएशन. I can classify formative, summative, and diagnostic evaluation. I understand as, of, and for learning. I can develop at least one objective item. I can use one innovative strategy. This helps learners monitor their own progress. ठीक है, तो इसको हम सेल्फ असेसमेंट स्ट्रैटेजी को भी हम यूज कर सकते हैं अपनी क्लास में. एक और स्ट्रैटेजी है लर्निंग जर्नल्स. तो इसमें क्या करेंगे, बच्चे जो अपनी जो उनकी डेली लर्निंग हो रही है, उनकी जो डिफिकल्टीज हैं उसको वो नोट करें, उसको रिकॉर्ड करें और साथ साथ रिफ्लेक्ट भी करें, उसमें रिफ्लेक्शंस भी दें. फॉर एग्जांपल, आस्क पार्टिसिपेंट टू राइट अ शॉर्ट जर्नी एंट्री. व्हाट चैलेंज मी मोस्ट टुडे, हाउ विल आई इंप्रूव माय अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव टूल्स, है ना. तो एक सिंपल सा है. तो दिस प्रोमोट्स सेल्फ रेगुलेशन एंड डीपर रिफ्लेक्शन. ठीक है. एक और स्ट्रैटेजी ऑनलाइन क्विज, इसको हम सब जानते हैं. इसमें गूगल फॉर्म्स, क्विज, रियल टाइम फीडबैक, ये सारी चीज़ें आप ऑनलाइन क्विजेस आप यूज़ कर सकते हैं. इसके अलावा कुछ और भी एडिशनल इनोवेटिव स्ट्रैटेजीज हैं जैसे 1 मिनट पेपर, है ना. जब आपने पढ़ा दिया तो आप बच्चों से कहें क्विक एक समरी, जैसे वहाँ पर पहले वाले में भी आपने ये कराया था कि आपने क्या सीखा एग्जिट टिकट में, क्या सीखा और क्या डाउट है. उसी तरह 1 मिनट पेपर में जो कुछ आपने सीखा है इस वक्त उसकी समरी लिखो 1 मिनट के अंदर. फॉर एग्जाम्पल, एक्सप्लेन वाई समेटिव इवैल्यूएशन कैन नॉट रिप्लेस फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, ना, क्यों नहीं. तो पार्टिसिपेंट राइट फॉर एग्जैक्टली 1 मिनट. इट रिवील्स डेप्थ ऑफ लर्निंग एंड मिसकॉन्सेप्शन क्विकली, है ना. तो समेटिव इवैल्यूएशन को क्यों नहीं हम फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन से रिप्लेस कर सकते, क्योंकि दोनों के पर्पस अलग है ना. समेटिव इवैल्यूएशन का पर्पस है ग्रेड देना, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का पर्पस है इम्प्रूवमेंट, फीडबैक देना. दूसरा, दोनों का टाइमिंग्स अलग है. समेटिव इवैल्यूएशन एंड में करते हैं, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन ड्यूरिंग द टीचिंग करते हैं. ठीक है. तो इसलिए आप इसको रिप्लेस नहीं कर सकते, ये दोनों चीजें अपनी जगह अलग अलग है. उसके अलावा एक और स्ट्रैटेजी है पोर्टफोलियो असेसमेंट. पोर्टफोलियो असेसमेंट में क्या है, जो बच्चे का जो काम है, जो जो उसकी प्रोग्रेस को दिखा रहा है ओवर द टाइम, उसका कलेक्शन एक तरह से. उसके अलावा रूब्रिक बेस्ड असेसमेंट, है ना.
एक कोई क्लियर क्राइटेरिया फॉर परफॉर्मेंस बना लें ताकि सब्जेक्टिविटी को आप रिड्यूस कर सकें। फॉर एग्जांपल यहाँ हम आपको 2 सैंपल आंसर दे रहे हैं सिंपल रूब्रिक के साथ। क्वेश्चन है आपका एक्सप्लेन व्हाई वाटर कंजर्वेशन इज इम्पॉर्टेंट। तो एक बच्चे ने आंसर लिखा कि वाटर कंजर्वेशन इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज वी नीड वाटर फॉर ड्रिंकिंग, कुकिंग, washing and farming. If we waste water, we will face shortage. दूसरे बच्चे ने लिखा water conservation is needed as water is essential for life. Saving water helps in agriculture and industries. We should not waste it. ठीक है, तो इसके रुब्रिक्स फॉर एग्जांपल हमने ये देख लिया कि आप एक्यूरेसी देख सकते हैं, क्लैरिटी देख सकते हैं, एग्जांपल्स देख सकते हैं, रीजनिंग है कि नहीं है। अब एक्यूरेसी आप कैसे चेक करेंगे, उसका डिस्क्रिप्शन कैसा हुआ, वो करेक्ट हो और रिलेवेंट फैक्ट्स हो। तो अगर ये क्राइटेरिया सही है तो आप 0 to 2 मार्क्स दे सकते हैं। क्लैरिटी कैसे देखेंगे, क्लियर एंड वेल स्ट्रक्चर्ड एक्सप्लेनेशन, तो इसमें मार्क्स क्या 0 to 2। एग्जाम्पल्स एंड रीजनिंग कैसे देख सकते हैं, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स दिए हैं कि नहीं और रीजनिंग प्रोवाइडेड है कि नहीं है, तो इसमें आप 0 से 1। अब फॉर एग्जाम्पल एक ने चेक किया तो उसने पहले वाले को आपके आंसर ये दिए और दूसरे को आपको दिए 3/5। ठीक है, तो इस तरह से सिंपल रूब्रिक्स की मदद से आप उसको चेक कर सकते हैं। एक और स्ट्रैटेजी, जो लास्ट स्ट्रैटेजी है यहाँ पर अभी मैं बताने के लिए, क्लासरूम ऑब्जर्वेशन चेकलिस्ट। जब टीचर ने पढ़ा दिया तो आखिर में वो टीचर ऑब्जर्व बिहेवियर एंड पार्टिसिपेशन स्किल्स कैसे, वो अभी हम देखते हैं। आइए, अभी हमने जितनी चीज़ें की हैं, है ना, डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रैटेजीज की हैं हमने और असेसमेंट किया है हमने, तो हम देखते हैं ये यहाँ पर क्या चीज़ आ रही है। फॉर एग्जाम्पल लर्निंग, पहली एक्टिविटी है लर्निंग जर्नल्स, रिफ्लेक्शन लॉग्स। तो टास्क क्या है, स्टूडेंट राइट व्हाट दे लर्नड, वेयर दे स्ट्रगल्ड एंड हाउ दे प्लान टू इम्प्रूव, ये टास्क है। तो एग्जाम्पल, टुडे आई लर्न हाउ टू सॉल्व लीनियर इक्वेशंस and I still get confused with sign changes etc etc, जो प्रॉब्लम्स। तो ये कौन सा असेसमेंट है, असेसमेंट एज लर्निंग, फॉर लर्निंग एंड ऑफ लर्निंग। तो ये क्या असेसमेंट, यस असेसमेंट एज लर्निंग। एक और जो हमने अभी स्ट्रेटेजी की हमने उसी के ऊपर बेस करके किया, एग्जिट स्लिप्स, स्टूडेंट आंसर वन क्विक आंसर क्वेश्चन एट द एंड ऑफ द लेसन, एक्सप्लेन वन थिंग यू लर्न टुडे अबाउट एंगल्स, है ना। तो ये क्या हुआ, असेसमेंट फॉर लर्निंग। सेल्फ असेसमेंट चेकलिस्ट में क्या है, स्टूडेंट यूज अ चेकलिस्ट टू इवैल्यूएट देयर ओन परफॉर्मेंस। एग्जांपल, I can add fractions with like denominators. I can explain the steps clearly. तो ये क्या हुआ, असेसमेंट एज लर्निंग। peer feedback, सर उसमें स्टूडेंट गिव एंड रिसीव structured peer feedback using sentence starters. For example, one strength in your essay is, जो भी है उसको लिख दिया, one session I have is, ये क्या, तो ये कैसा असेसमेंट है, असेसमेंट एज लर्निंग। ठीक है, एक और एक्टिविटी ऑब्जर्वेशन चेकलिस्ट, टीचर ऑब्जर्व स्टूडेंट स्किल ड्यूरिंग ग्रुप एक्टिविटी। फॉर एग्जाम्पल, चेकिंग कोलैबोरेशन, रीजनिंग, कम्युनिकेशन ड्यूरिंग मैथ्स ग्रुप वर्क। तो ये क्या है, असेसमेंट फॉर लर्निंग। प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन विद रूब्रिक्स, फॉर एग्जाम्पल टास्क क्या है, स्टूडेंट कंप्लीट अ मेजर प्रोजेक्ट, टीचर इवैल्यूएट यूजिंग रूब्रिक्स। फिजिक्स मॉडल इवैल्यूएट ऑन एक्यूरेसी, क्रिएटिविटी एंड एक्सप्लेनेशन। ये क्या है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग। एक और एक्टिविटी है पोर्टफोलियो असेसमेंट फॉर फाइनल ग्रेडिंग। स्टूडेंट सबमिट सेलेक्टेड वर्क्स, टीचर असाइन ग्रेड्स। तो इंग्लिश राइटिंग पोर्टफोलियो विद एसेज, पोएम्स, रिव्यूज। तो ये क्या है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग। थिंक पेयर शेयर, स्टूडेंट थिंक इंडिविजुअली, डिस्कस इन पेयर्स, देन शेयर विद क्लास। तो प्रिडिक्ट व्हाट विल हैपन इफ वी डबल द लेंथ ऑफ द पेंडुलम, है ना। तो थिंक करो, शेयर करो, देन पेयर के साथ डिस्कस कीजिए, देन शेयर कीजिए। तो ये कैसा है, असेसमेंट फॉर लर्निंग। वाइवा या ओरल एग्जामिनेशन जो है, ओरल क्वेश्चन टू असेस मास्टरी, दिस इज द टास्क। एग्जाम्पल, फाइनल वाइवा फॉर कंप्यूटर साइंस प्रैक्टिकल। तो ये क्या, फाइनल वाइवा है तो असेसमेंट ऑफ लर्निंग हो गया। ठीक है, आइए अब जो हमने क्लासरूम ऑब्जर्वेशन चेकलिस्ट पर बात की थी, ये जो आज का लेक्चर है इसको आप चेक करिए। As you attend this lecture, kindly observe the presentation and tick yes or no for each statement. Understanding of the concept, क्या करेक्टली एक्सप्लेन हुए हैं, असेसमेंट ऑफ आपका वैल्यूएशन
आइडेंटिफाइज फॉर्मेटिव समेटिव डायग्नोस्टिक विद एग्जाम्पल्स, क्या आपको बताया है मैंने कि ये तीनों टाइप ऑफ एवेल्युएशन जो है और उनके एग्जाम्पल्स देकर भी समझाने की कोशिश की, वो बताइए कि नहीं। शोज क्लैरिटी ऑन असेसमेंट एज ऑफ फॉर लर्निंग, है क्लैरिटी आपकी हुई कि नहीं हुई, आप समझे कि नहीं समझे, यस और नो में आंसर दे दीजिए प्लीज। यूज ऑफ असेसमेंट टूल्स, uses to refer to one objective tool, MCQ, checklist, rubric, इस पर बात हुई कि नहीं हुई। applies one innovative strategy, exit tickets, TPS, etc. ठीक है। presentation skill, explanation is clear and logical, provides at least one relevant example, है ना, ये सब हुआ है कि नहीं। टोटल यस देखिए और उसका इंटरप्रिटेशन भी देख लीजिए कि अगर आपका यस में 6 से 7 आ रहा है इसका मतलब है स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग हुई, 4 से 5 आ रहा है यानी कि सेटिस्फैक्ट्री था, 0 से 3 है इसका मतलब है मुझे अभी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो प्लीज़ आप मार्किंग कीजिए, इंटरप्रिटेशन कीजिए और उसमें कमेंट कर दीजिएगा कि आपको ठीक लगा कि नहीं लगा जब आप इसको देखें। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर योर पेशेंस लिसनिंग, थैंक यू, गुड डे।